अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम सब्जेक्ट देखेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो आज हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए चेक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ। आर यू सेटिस्फाइड? इंतजामी कानून, कानून की हुक्मरानी का नजरिए के निफाज की राह में एक रुकावट है। क्या आप मुतमईन हैं? हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंतजामी कानून होता क्या है। इंतजामी कानून इंतजाम से मुताल्लिक है। इंतजामी कानून इंतजाम से मुताल्लिक है, इंतजाम करने से मुताल्लिक है। ये इंतजामी हुकाम कौन होते हैं? ये सेक्रेटरीज होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं। हर इदारे में इंतजामी हुकाम होते हैं जो इंतजाम संभालते हैं वहां का। इंतजामी हुकाम की तंजीम, कि उनकी तंजीम क्या होगी? सेक्रेटरी होगा, उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, डिप्टी सेक्रेटरी होगा, सेक्शन अफसर होगा, इसी तरह कमिश्नर होगा, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर होगा, डिप्टी कमिश्नर के नीचे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा। ये उनकी तंजीम होती है, इख्तियारात। क्योंकि जो इंतजामी हुकाम हैं उनका ताल्लुक अवाम से है। ये जो महकमे हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट, कि अवाम के खादिम हैं। ये पब्लिक जो टैक्स देती है उससे इन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, इन्होंने अवाम को सर्व करना होता है। तो अवाम की वेलफेयर के लिए इनको इख्तियारात दिए जाते हैं। तो उस पर बहस करता है इंतजामी कानून, इख्तियारात और फराइज का तयन, इनकी ड्यूटीज क्या होती है, इनकी ड्यूटीज क्या होती है। तो इंतजामी कानून और आईनी कानून में क्या फर्क है? आईनी कानून जो है वो इलेक्टेड इदारा बनाता है। जैसे कि हमारे आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 अक्सरियत से असूल बनाए जाते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो उन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन रियासत का इंतजाम चलाने के लिए होंगे। अब उसकी मजीद तफसीलात जो है वो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में मिलेगी आपको, कि इनकी पेंशन कैसे होगी, ग्रेजुएटी कैसे होगी, इनकी प्रमोशन कैसे होगी, ये सब। फिर उनकी मजीद तशरीह जो है वो रूल्स में मिलेगी। तो अमूमन इंतजामी हुकाम का ताल्लुक रूल से होता है, कि वो रूल्स से जो है उनका ज्यादा ताल्लुक होता है। आईनी और इंतजामी कानून में फर्क करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आईनी कानून जो है वो अमूमन क्या करना है उससे रिलेटेड होता है, और जो इंतजामी कानून है कैसे करना है, इंतजाम कैसे करना है उससे रिलेटेड होता है। अब हम आएंगे डॉक्ट्राइन की तरफ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की जो डॉक्ट्राइन है ये बड़ी अहम डॉक्ट्राइन है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद जो है वो रूल ऑफ लॉ पर है। रूल ऑफ लॉ ने बर्तानिया में बड़ा किरदार अदा किया। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है उनके आईन में, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, कि जो शख्स कानून की खिलाफवर्जी करे तो उसे ट्रायल फेस करना पड़ेगा, कि कानून सुपीरियर है, कि हम कानून के गुलाम हैं, हम किसी फर्द या शख्सियत के गुलाम नहीं है, हम कानून के ताबे हैं। कानून कौन बनाती है? अवाम बनाती है। अवाम पार्लियामेंट मुंतखब करती है, वो पार्लियामेंट कानून बनाती है, उस कानून को पब्लिक पॉलिसी भी कहा जाता है। तो रूल ऑफ लॉ जो है, जो डॉक्ट्राइन है, जो नजरिया है, वो कुछ असूलों पर बेस करता है। और ये कोई नजरिया नया नहीं है, इस्लाम में आप देख लें इस नजरिए की मिसालें मौजूद हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को शराब नोशी के मामले में सजा दी, जो सबकी सजा बनती थी वो उसे दी, और कोड़े मारे। और जब वो ज्यादा आहिस्ता वो कर रहा था तो वो खुद किए कि कानून बराबर हो, कि मेरे बेटे के लिए कोई कानून डिफरेंट ना हो। तो इस्लाम में तो कानून बराबरी का बड़ा दर्ज दिया गया। तो ये डॉक्ट्राइन रूल ऑफ लॉ इस्लाम में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है। कानून की हुक्मरानी को हर मुल्क में किसी न किसी सूरत या हवाले से तस्लीम किया गया है,
और कानून के मुहाफिजीन की ये कोशिश रही है कि कोई मुतबादल निजाम परवान ना चढ़े या कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो कि कानून के हुक्मरानी के नजरिए को नुकसान पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो हमारी जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है कि जब हुकूमत का काम बढ़ गया, पहले हुकूमत के 2-4 फंक्शंस होते थे, अब हुकूमत एक वेलफेयर स्टेट है, तो जो इंतजामी अफसरान हैं उनको जब डिस्क्रिशनरी पावर्स दी जाती हैं, इंतजामी ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, उनको इख्तियारात दिए जाते हैं ताकि वे आवाम को बरवक्त रिलीफ दें। अब आवाम की भी ये डिमांड है कि हमें बरवक्त रिलीफ मिले, तो उसमें जब उन कवानीन को इस तरह ढाला जाता है कि आसानियां उसमें पैदा की जाती हैं, तो रूल ऑफ लॉ के जो असूल है वो स्ट्रिक्ट है, वो मुतसादम होते हैं। तो ये हम इसमें देखेंगे। इंतजामी कानून की मुखालफत इस बिना पर होती रही है कि ये मुतबादिल निजाम है, इस पर अमल कानून की हुक्मरानी के नजरिए को नुकसान पहुंचाएगा। अगरचे इस मुखालफत में अब कमी आ रही है, जबकि एक ग्रोह का ख्याल ये है कि इंतजामी कवानीन पर सही दुरुस्त अंदाज में अमल कानून की हुक्मरानी में मोमिन और मददगार साबित होगा। रूल ऑफ लॉ का ऑब्जेक्टिव भी क्या है कि जो शख्स कानून की खिलाफवर्जी करे उसे बराबरी का सलूक हो और इंसाफ मुहैया किया जाए। इंतजामी कानून में भी अगर सही अमल हो, जब एक डिस्क्रिशन दी गई है तो उसके ऊपर इख्तियार है उसका कि वो सही अमल करे, उसको असूल दिए गए हैं, तो वो डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। ये बुनियादी जो है रूल ऑफ लॉ में इख्तिलाफ है। तो अगर उसमें सही अमल हो तो ये रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है इंतजामी कानून। अगर सही अमल ना हो, सवाबदीद का गलत इस्तेमाल हो, डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल हो, तो वो एक जाबिर रियासत बन जाती है, उसके नुकसान ज्यादा होते हैं। तो रूल ऑफ लॉ इसलिए इसकी मुखालफत करता है। क्या इंतजामी कानून कानून की हुक्मरानी की राह में रुकावट है? हमें इस हकीकत से पर्दा उठाना, पहले हमें यह मालूम करना है कि कानून की हुक्मरानी का नजरिया क्या है, रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्राइन क्या है। सबसे पहले हम उस डॉक्ट्राइन को तफसील से समझेंगे। रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्राइन, कानून की हुक्मरानी, इंग्लिस्तान में ताज ही इक़्तिदार और ताकत का सरचश्मा था। तमाम इख्तियारात उसे हासिल थे और उसके मुकाबिल कोई ताकत न थी जो उसके इख्तियारात को चैलेंज करती। बादशाह के बारे में ये नजरियात मौजूद थे। बादशाह तमाम इख्तियारात का सरचश्मा है। जब पहले जमाने में बादशाह होते थे तो हमारे जो जमहूरी निजाम में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम बुनियादी तौर पर डिस्कस करते हैं। जमहूरियत क्या है कि बादशाह से निकलकर ये 3 इंस्टीट्यूशन में काम करती है। कहीं इख्तियार ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। सबसे पहला मुकन्नना बन जाती है जो लेजिस्लेशन करती है, फिर अदलिया है जो वो उसकी तशरीह करती है जो लेजिस्लेशन होती है, और जो इंतजामिया है उस पर अमल करती है। किंग जो होता था एक वक्त में, उसके मुंह से बोला हुआ हर लफ्ज कानून, वो खुद ही अदलिया होता था, खुद ही फैसला देता था, जन बच्चा कोलू कर दो, इनको ये सजा दे दी, और खुद ही उस पर अमल दरामद कराता था। और कानून का एक फलसफा है कि जिस शख्स के पास जितनी एब्सोल्यूट पावर होगी, जितने ज्यादा इख्तियारात होंगे, तो वो उतनी ज्यादा करप्शन होने के खतरात होते हैं। तो उस वक्त इस किस्म के बादशाह के मुतालिक कहा जाता था कि बादशाह तमाम इख्तियारात का सरचश्मा है, तो उसके उसी से सब कानून निकलते हैं। बादशाह कभी गलती नहीं करता कि बादशाह की सॉवरेनिटी को उभारने के लिए इस किस्म की बातें की जाती थी। हालांकि ये चीजें रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हैं। रूल ऑफ लॉ कहता है कि अगर कानून की खिलाफवर्जी कोई भी करे XYZ, तो उसे ट्रायल फेस करना चाहिए। लेकिन फिर कानून की हुक्मरानी के नजरिए ने इन नजरियात पर कदगन लगाई, इन नजरियात पर कदगन लगाए और मुख्तलिफ हवालों से चंद नजरियात और असूल सामने आए। चंद का हवाला इंतहाई जरूरी है कि बादशाह को जिस किस्म के इख्तियारात थे, वहां की अवाम ने जिद्दोजहद की और वो तमाम पावर्स, लेजिस्लेशन की पावर भी हाउस ऑफ कॉमन ने ले ली, सुप्रीम कोर्ट डेवलप कर दी और प्राइम मिनिस्टर इंतजामिया का सरबराह बन गया। और इतने इख्तियारात हाउस ऑफ कॉमन के पास हैं कि अगर वो बादशाह की जिसे खत्म करने का बिल भी पास कर दें तो वो कर सकते हैं। तमाम इख्तियार जिनमें कानून साजी, इंतजामी, अदालती इख्तियार शामिल हैं का एक ही हाथों में इज्तिमा मबनी पर जुल्म और ज्यादती है।
किसी शख्स को कैद नहीं किया जा सकता, ना पकड़ा जा सकता, ना ही उसे जिला वतन किया जा सकता, ना ही उसे सजा दी जा सकती है सिवाय उसके कानूनी तरीकेकार की। एक कानून बनाया जाए और असूल वज़ा किया जाए कि अगर इन असूलों की कोई खिलाफवर्जी करेगा तो उसे सजा होगी। बादशाही निजाम में तो उसके मुंह से बोला हुआ हर लफ्ज कानून है। अगर उससे किसी बात से इख्तिलाफ राय हो गया तो वो उसको उसकी सारी फैमिली को अरेस्ट करवा देता था। एक ही गलती पे पूरी फैमिली अरेस्ट हो जाती थी। अब हम देखते हैं जी रूल ऑफ लॉ के नजरिए की बुनियाद, बेसिस ऑफ द टर्म। नजरिए की बुनियाद क्या है? डॉक्ट्राइन, नजरिया। इस नजरिए का जो बानी है वो है डाइसी। डाइसी ने इस नजरिए को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। उसने कानून की हुक्मरानी के नजरिए की बुनियाद मंदरजा ज़ैल 3 असूलों पर रखी। अब रूल ऑफ लॉ एक नजरिया है, उसकी बुनियाद 3 असूलों पर है। ये रूल ऑफ लॉ के लवाजमात भी हैं कि इन 3 असूलों से रूल ऑफ लॉ बनता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की आला और बरतर हैसियत। देखिए सुपरमेसी ऑफ लॉ इस्लाम में मौजूद है। हमारे रिसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बड़े कबीले की औरत थी, उसका नाम भी फातिमा था। तो वो चोरी में गिरफ्तार हुई तो उनकी कुछ सिफारिशें आने लगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उन्हें वही सजा देता। और पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि आला लोगों को, बड़े लोगों को सजाएं नहीं होती थी और कमजोर लोगों को सजाएं होती थी। तो ये क्या है? सुपरमेसी ऑफ लॉ है कि कानून की सुपरमेसी है। ये नहीं कि बड़े कबीले से, छोटे कबीले से। तो ये चीज इस्लाम में, ये तमाम डॉक्ट्राइन्स, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। एक वक्त में जब यूरोप का डार्क दौर था, उन्होंने ये इस्लाम से ही ली है सारी। कानून की आला और बरतर हैसियत, कानून हर हाल में एक आला और बरतर हैसियत का हामिल है। असूल आज़ा की वजाहत करते हुए डाइसी लिखता है कि सवाबदीदी इख्तियारात कानून की राह में रुकावट है। इंतजामी कानून में अवाम को बर वक्त इंसाफ मुहैया करने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए सवाबदीदी इख्तियारात दिए जाते हैं। तो वो रूल ऑफ लॉ से डाइसी को कहता है कि ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है कि किसी अफसर को आप सवाबदीदी इख्तियारात देते, आप उन्हें सवाबदीदी इख्तियारात ना दें। और जहां इख्तियारात का वजूद होगा, आजादी और हकूक को खतरा लाक होगा। आजादी और हकूक को खतरा लाक होगा डाइसी की नजर में। कि डाइसी की नजर में रूल ऑफ लॉ के तहत एक स्ट्रिक्ट असूल चल रहे हैं, तो सवाबदीदी इख्तियारात आप देंगे तो वहां आजादी और इसको खतरा हो सकता है। मनमाने अमूर सरअंजाम दिए जाएंगे, शहरियों में अदम तहफ्फुज़ का एहसास पैदा होगा। लेकिन एक बात समझने वाली है कि इंतजामी कानून में जो उसे इख्तियार दिया गया है कानून बनाकर सही तरीके से इंतजामी अफसरों को, कि उन्हें भी इसलिए दिया गया कि अवाम की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। उसके लिए जुडिशियल रिव्यू रखा गया है कि अगर एक अफसर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी करता है और वो कानून के खिलाफ है तो 5 किस्म की रिट्स उस पर चेक है, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो वो उसके ऊपर रखा गया ताकि वो अपने इख्तियारात से तजावुज ना करे। लेकिन अब आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतने मामला हो गए कि हर मामले में तो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। तो निचले लेवल पर उन्हें इंतजामी कानून बनाने का इख्तियार दिया गया, डिस्क्रिशनरी पावर्स की गई, इंतजामी अदालतें बनाई गई ताकि, और उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का चेक रखा गया ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके, बर वक्त इंसाफ, सहूलतें मिल सके। बकौल डाइसी के सवाबदीदी इख्तियारात किसी तरह बशमूल हुकूमत को हासिल होना कानूनी आजादी के लिए खतरा है। डाइसी का एक सोच है, नजरिया है कि वो समझता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंतजामी इख्तियारात हैं वो रूल ऑफ लॉ के लिए खतरा है। मसूफ कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी से मुराद कानून की मुकम्मल बालादस्ती, बढ़तरी और आला हैसियत है। अब हम दूसरे असूल की तरफ चलते हैं कि पहला असूल है सुपरमेसी ऑफ लॉ, दूसरा असूल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के मुताबिक मसावात और बराबरी। कानून में हर आला व अदना की हैसियत बराबर है। गैर मसावी सलूक की इजाजत कानून नहीं देता। कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी के साथ गैर मसावी सलूक किया जाए। इंतजामी कानून में गैर मसावी सलूक नहीं, कि इंतजामी कानून में इंतजामी अफसरों को इख्तियारात दिए जाते हैं कि अगर वो एक हकाइक को देखें और वो अगर इंसाफ तक पहुंच गए हैं तो वो एविडेंस ना भी लें तो फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है उसमें एक सेट पैटर्न है, उसको आपने पूरा फॉलो करना है उसमें। अब रूल ऑफ लॉ भी एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो इंतजामी कानून है अगर वो सही काम करे तो वो रूल ऑफ लॉ की मदद है।
अगर वो सही काम ना करे तो वो रूल ऑफ लॉ से मुतसादिम है। कानून हर हाल में ये तसव्वुर मौजूद होना जरूरी है कि हर शख्स उसकी नजर में बराबर है। हुकूमत और एक आम शख्स पर कानून का यकसा इतलाक लाजिम है। आला को अदना पर बरतरी कानून की हुक्मरानी पर कदगन है, कि आला को अदना पर बरतरी कदगन है। इस्लाम में भी है, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई बरतरी हासिल नहीं। तमाम अफराद एक ही कानून के तहत हों, आला या अदना के बरक्स कानून नहीं होना चाहिए। तीसरा जो असूल है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, कानूनी जज्बे की फोकियत, कानूनी जज्बे की फोकियत। डाइसी का ख्याल है कि इंग्लिस्तान में कोई तहरीरी दस्तूर ना है, अगर हकूक को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो बस अदालत के फैसले हैं जो किताबों में मौजूद हैं। बरतानिया में निज़ाम हुकूमत ये था कि उन लोगों ने जिद्दोजहद की, बादशाह से तमाम पावर्स ली। पहले जब बादशाह की हुकूमत थी तो उस वक्त वहां के रिवाज के मुताबिक अदालतें फैसला करती थी। वो फैसला जो रिवाज के मुताबिक होता था अदालतों में महफूज होता था। सेम नेचर का मसला जब अदालत में आता था तो उसी फैसले की बुनियाद पर फैसला होता था और वो उनके रिवाज में जो उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद रहता था। बरतानवी आईन जजों का बनाया हुआ है कि उन्होंने अपनी रिवायात के मुताबिक जो फैसले दिए उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट भी का भी तहफ़्फ़ुज़ कर दिया और वैसे भी उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। इक्विटी के कानून भी बने। यहां यह भी बयान कर देना जरूरी है कि तहरीरी तहफ़्फ़ुज़ का ना होना डाइसी के ख्याल में कोई कमजोरी ना है, बल्कि उसका ख्याल है कि असल मसला उन पर अमल करके कानून की हुक्मरानी कायम करना है। कि डाइसी ये कहता है कि ये कोई कमजोरी नहीं है। बरतानिया का तमाम जो कानून है वो अनरिटन नहीं है। जब उनका हाउस ऑफ कॉमन वजूद में आया, उसने लेजिस्लेशन शुरू की, फिर तो कानून बने हैं उनके। उससे पहले जितने भी उनके बने हैं कानून, तो वो उनकी रिवाज के मुताबिक अदालतों ने फैसला किया, तो वो अदालतों के फैसलों में वो उनके राइट्स महफूज हैं, वो उनके राइट्स महफूज हैं। तो जब उनकी हाउस ऑफ कॉमन का वजूद आया तो उसके बाद उनके मुल्क में लेजिस्लेशन शुरू हो गई। जैसे कि इस हमारी देख लें सीपीसी है, सीआरपीसी है। सीपीसी जो है वो 1908 में है, सीआरपीसी 1858 में है। ये जो ये लेजिस्लेशन की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने की। डाइसी का ख्याल है कि इंग्लिस्तान में कोई तहरीरी दस्तूर ना है, बल्कि उसका ख्याल है कि असल मसला इस पर अमल करके कानून की हुक्मरानी को बहाल करना है। कानूनी जज्बे की फोकियत जरूरी है ताकि कानून पर मौसर अमल हो सके और कानून की हुक्मरानी कायम हो सके। कानूनी जज्बे की फोकियत में हुकूमती एहलकारों और शहरियों को बराबर किरदार अदा करना चाहिए। कानूनी जज्बा कि लोगों में ये जज्बा होना चाहिए कि हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, हमने अफराद को नहीं देखना, हमने किसी का स्टेटस नहीं देखना, हमने तफरीक नहीं करनी। हमारे मुल्क को कायम रहने की वजह यही है, हमारा मुल्क मजबूत होगा इससे। तो ये बेसिकली कानूनी जज्बे को जो कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इंतजामी कानून और कानून की हुक्मरानी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है अगर वो सही तरीके से काम करे तो वो रूल ऑफ लॉ का सपोर्टिव है, लेकिन उसमें डिस्क्रिशन है, गलत भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इस वजह से ये लोग कहते हैं कि ये जो है इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ये जो है क्या कहते हैं रूल ऑफ लॉ से इसकी मुखालफत है, जिद है। हालांकि देखा जाए हुकूमती मामलात इतने बढ़ गए हैं कि जो पार्लियामेंट के वो इंस्टीट्यूशन है वो उनमें कानून बनना और तब्दील होना बड़ा टाइम लगता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है कि एक हमारे यहाँ जो डीएमजी के अफसर हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डील करते हैं। आजकल इन्हें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है कि मौके पर पहुंचे एक मॉब है वो हमला कर रहा है थाने पर, या वो एक हॉस्पिटल में उनका झगड़ा हो गया, एक मॉब है वो उसमें कर रहा है, किसी मजहबी मसले पर हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये कहता है कि वो उसी वक्त हालात के मुताबिक फैसला करके उस मसले को मैनेज करें। अगर वो जो उनकी डिमांड्स हैं उनके मुताबिक, लेकिन वो कानून के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। देखिए कानून ने हमें इख्तियार दिया होता है, एक मॉब है वो मुज़ाकरात से मसला हल कर ले, ठीक है, कानून ने उसे इख्तियार दिया होता है, वो लाठीचार्ज भी करा सकता है मजिस्ट्रेट, लेकिन उसकी कंडीशंस बयान की गई हैं कि अगर मॉब इस तरह हो जाए तो आप लाठीचार्ज करें। मॉब मुश्किल नहीं है, आप लाठीचार्ज करा दें तो जुडिशियल रिव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसको डिस्क्रिशन दी गई है कि मौके की मुनासबत से वो हालात के मुताबिक देखें तो लाठीचार्ज जरूरी है तो लाठीचार्ज कराए, मुज़ाकरात में बात तय हो सकती है तो मुज़ाकरात में बात तय कर ले।
उनके नुमाइंदे बुलाकर बिठाकर उनसे मसला हल कर ले। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो है कि वो मकसद उसका है इंसाफ। ये नहीं है कि एक मौब आया वो नाइंसाफी वाला काम कर दे, मकसद उसका है इंसाफ तक पहुंचना। उसके लिए जो भी तरीका कार वो इख्तियार करे, कानून बनकर वो उसको, कानून बने हुए होते हैं उसके तहत वो इख्तियार उसके पास होते हैं, तो उसके तहत वो मौके की मुनासबत से उस इख्तियार को इस्तेमाल करता है, लेकिन वो होती उसकी डिस्क्रिशन। तो रूल ऑफ लॉ डिस्क्रिशन के खिलाफ है। डाइसी ने यह नजरिया पेश करते हुए इस हकीकत को नजरअंदाज किया कि इंग्लिस्तान में इंतजामी कानून मौजूद है। डाइसी ने तो सिरे से मानने से इनकार कर दिया कि इंतजामी कानून मौजूद है, जबकि उसने बरमला यह ऐलान किया कि इंग्लिस्तान में इंतजामी कानून का वजूद ना है। हालांकि इंतजामी कानून 3 इदारे हैं, पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन करनी है, अदलिया ने तशरीह करनी है और इंतजामिया ने उस पर अमल दरामद कराना है। तो जहां इंतजामी कानून फल फूल रहा है वहां सिर्फ कानून पे अमल दरामद नहीं, तस्वीरों के हल के लिए ट्रिब्यूनल भी बना दिए गए हैं, सवाबदीदी इख्तियारात भी इंतजामी अफसरों को दे दिए गए हैं ताकि आवाम के मसाइल हल हो सके। जहां फल फूल नहीं रहा वहां सिर्फ कानून पर अमल दरामद कराने की हद तक है। तो हर मुल्क में इंतजामी कानून मौजूद तो है, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। हालांकि इस वक्त भी बादशाह और उसके मातहत अफसरान इंतजामी कानून के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते थे। अक्सर मुफक्किरीन का नुक्ता नजर यह है कि कानून की हुक्मरानी के ताबे डाइसी ने जिन सवाबदीदी इख्तियारात को नफरत की निगाह से देखा, वरना वो जानता था कि इंतजामी कानून अक्सर मामलात में जरूरी हैं और वो किसी तौर भी कानून की हुक्मरानी के बरक्स ना है। उसका मतलब नजर ये नहीं था कि इंतजामी कानून का वजूद भी ना है। अक्सर मुफक्किरीन कानून का ख्याल है कि ये तसव्वुर गलत है कि इंतजामी कानून की मौजूदगी या सवाबदीदी इख्तियारात कानून की हुक्मरानी में रुकावट है। स्कूल ऑफ थॉट कहता है कोई रुकावट नहीं है अगर सही तरीके से अमल दरामद हो। वेड, फिलिप्स, मैथ्यू का ख्याल है कि ये तसव्वुर ही गलत है कि सवाबदीदी इख्तियारात की मौजूदगी कानून की हुक्मरानी में रुकावट है। वेड का ख्याल ये है कि डाइसी मनमाने इख्तियार और सवाबदीदी इख्तियार में फर्क नहीं कर सका, कि डाइसी जो था, जो रूल ऑफ लॉ का बानी है, वो मनमाने इख्तियारात और सवाबदीदी इख्तियारात में फर्क नहीं कर सका। वो समझता था मनमाने इख्तियारात दे दिए तो ये रूल ऑफ लॉ से मुसादिम है, उस शख्स को आपने बादशाह बना दिया और वो जो मर्जी फैसला करे। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। सवाबदीदी इख्तियारात, सवाबदीद उसको इंसाफ करने के लिए दी गई थी। इंतजामी कानून में सवाबदीद उसको इंसाफ करने के लिए दी गई है। अगर वो सवाबदीद वो जो एक्शन लेता है उसकी नतीजे में इंसाफ नहीं होता, ना इंसाफी होती है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू में अदालतें पूछती हैं। उसके जहन पर सिर्फ मनमाने इख्तियार का भूत सवार रहा, जिसकी वजह से उसने सवाबदीदी इख्तियारात को भी नजरअंदाज किया। उसका ख्याल यह है कि अगर वो इंग्लिस्तान में इंतजामी कानून की वुसअत का अंदाजा लगाता तो तस्लीम कर लेता कि 1885 ईस्वी में भी अपने कानून की एक तवील फहरिस्त मौजूद थी और जिन्हें अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इन मुफक्किरीन का ख्याल है कि कानून की हुक्मरानी का तस्वुर यह है कि इंतजामी कानून और उसके तहत इख्तियारात को कानून के ताबे रखा जाए। इससे मुराद हरगिज ये नहीं है कि ऐसे कानून व इख्तियारात को भी नजरअंदाज कर दिया जाए, वैसे ऐसा भी नामुमकिन है। जो कानूनी इख्तियारात दिए जाते हैं इंतजामिया को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया जाता है। अब सिविल सर्वेंट एक्ट है, उसमें एक प्रोविजन है कि जो मैटर है अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो लेटर या वो हिदायत उस तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो अगर इंतजामिया को इख्तियार है ये रूल्स बनाने का, बेसिकली किसी किस्म का भी असूल बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को होता है, लेकिन पार्लियामेंट ने डेवलप किया ना, तो इंतजामिया को इख्तियार मिल गया है कि एक वक्त में उन्होंने उस मकसद को पूरा करने के लिए कानून बनाया कि बाई पोस्ट रजिस्टर्ड भेजा जाए। आज के दौर में नए टूल्स आ गए जिसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टीसीएस के थ्रू भी भेज सकते हैं। आजकल तरीका क्या है कि आप व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए उन्हें मैसेज भेज देते हैं कि हमने ये एक्शन लिया, ये आपको भेज रहा है, और उसको टीसीएस भी कर देते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए, दूसरे दिन मिल जाए उसको। तो मकसद तो वही है। अब इंतजामिया को वक्त और हालात के मुताबिक रूल्स तब्दील करने का इख्तियार है। जो वो रूल्स तब्दील कर रही है बेसिकली वो सब्सटेंटिव असूल पर अमल दरामद करने के लिए कर रही है। बेसिकली वो उस पर अमल दरामद करने के लिए कर रही है। अच्छा, डाइसी
हुक्मरानी को मुमकिन बनाया। अब आगे हम देखते हैं कि इंतजामी कवानीन और उसके तहत सवाबदीदी अख्तियारात के हवाले से ऐसे अफसरान से तवक्को की जाती है कि वो अपने इख्तियार को कानून के मुताबिक लाएं, अदम मसावात और तासुब का शिकार ना हो, कानून की ताबीर और तशरीह अपनी पसंद के मुताबिक ना करें और अदालतों को इख्तियार हासिल है कि उस पर नजर रखें। जो इंतजामी मामलात है वो जो अपना सवाबदीदी इख्तियार उन्हें दिया गया है तो वो फित्री इंसाफ के असूलों के मुताबिक अमल करें। इस पे फित्री इंसाफ क्या है कि दूसरे को सुने, बगैर सुने ना करें। अगर वो महसूस करते हैं कि दूसरे को सुनना जरूरी है तो वो करें। इंतजामी कानून में ये इख्तियार हासिल होता है कि इंसाफ तक पहुंचने के लिए जिस हद तक उन्हें जाना पड़े वो जा सकते हैं। वो पूरे प्रोसीजर, कहीं तो उन्हें प्रोसीजर का पाबंद किया जाता है और कहीं कानून में ही उनको अलाउ किया जाता है कि वो ज्यादा आगे ना जाएं। अगर वो समझते हैं कि राइट डिटरमिन हो गए हैं, वो इंसाफ तक पहुंच गए। आज के जदीद दौर में इंतजामी कवानीन और उसके तहत इख्तियारात के नाम पर अदालतें और ट्रिब्यूनल कायम किए जा रहे हैं जो आम अदालतों के फराइज सरअंजाम देने। अब ये ट्रिब्यूनल क्या है? इंतजामी अदालतें हैं, उसमें जज नहीं बैठे होते। उसमें अब फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है, रिटायर्ड सेक्रेटरीज बैठे होते हैं, एक दो जज भी होते हैं जो हाई कोर्ट के होते हैं या किसी और अदालत के होते हैं, लेकिन उसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं रिटायर्ड। तो वो इंतजामी मामलात को जो है ना डिस्प्यूट्स को हल कर रहे होते हैं। हालांकि डिस्प्यूट जितने भी हैं वो प्रेरोगेटिव बनते हैं अदलिया का, लेकिन अवाम को सहूलत देने के लिए वो इंतजामी अदालतें बनाई गई हैं। बाज़ मामलात में बरवक्त इंसाफ देना जरूरी होता है, लेबर के मामलात हैं, सिविल मुलाजमीन के मामलात हैं, अदालत का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है तो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाली बात बन जाती है। तो इसीलिए इनको समरी इख्तियारात दिए जाते हैं और ये चाहे तो एविडेंस लें ना लें, केस को बाहर सुनना जरूरी है दोनों पार्टियों को कि इन्हें प्रोसीजर में कुछ सहूलत दी जाती है कि वो जो सीपीसी के तहत एक सेट प्रिंसिपल के तहत एक रिजिड सिस्टम है उसमें तो काफी देर लग जाती है। इनको कहा जाता है कि आप इतना प्रोसीजर अडॉप्ट करके इस मसले को हल कर दें इंतजामी तौर पर और ये उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देते हैं। देखिए जैसे निजाम पर बोझ बढ़ रहा है तो हमारी मजबूरी बन रही है कि हम इंतजामी कवानीन को लागू करें। कोई भी हुकूमत खुशी से इंतजामी कवानीन को लागू नहीं करती, कोई अपनी पावर डेलीगेट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया में इंतजामी कानून को लागू करके आवाम को वेलफेयर दी जाए। इसके नुकसान भी है, इसके फायदे भी हैं। खसूसी कवानीन का उनसर मौजूद है, उनको कानून की हुक्मरानी के ताबे रखना होगा, वगरना कानून की हुक्मरानी के असूल की नफी होगी। जॉन डिक्सन बिलाशुबा दुरुस्त कहता है कि इंतजामी तस्वीर के नाम पर इंतजामी अदालतों का दायरा बढ़ाया जा रहा है जिसके जरिए कानून की हुक्मरानी के तस्वुर की नफी कीजिए। कानून की हुक्मरानी कहती है कि एक सेट प्रिंसिपल के तहत जो ड्यू ट्रायल है सबका वो बराबर ट्रायल होना चाहिए। इंतजामी अदालतों में जो ट्रायल के रूल्स है उसमें उन्हें डिस्क्रिशन दी है, सवाबदीदी इख्तियार दिया है। सवाबदीदी इख्तियार मतलब लोगों को जल्दी इंसाफ देने के लिए उसको सवाबदीदी इख्तियार दिया है कि इंसाफ तक अगर आप 4 स्टेप में पहुंच गए हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि एविडेंस लेनी है आप ले लें, अगर नहीं महसूस करते आप समझते हैं इंसाफ के करीब पहुंच चुके हैं आप फैसला कर लें। देखिए मुआशरे में जो तजादात पैदा होते हैं, जो इख्तिलाफ पैदा होते हैं, अगर उन पर बरवक्त फैसले ना हो तो उस सोसाइटी में अमन लाना, उस सोसाइटी में सुकून लाना बड़ा मुश्किल होता है। इंतजामी कानून और उसके तहत इख्तियारात का वजूद ही मिटा दिया जाए क्योंकि ऐसा मुमकिन ना है। अलबत्ता जरूरी है कि इन कानून और इख्तियारात को आम कानून और अदालतों के ज़ेर असर लाया जाए ताकि कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर रुबा अमल हो। ये अभी हमने देखा डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ और उसके हवाले से हमने इंतजामी मामलात को देखा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेपरेशन ऑफ पावर, एक्सप्लेन। कि सेपरेशन ऑफ पावर किसे कहते हैं? डिस्कस अपॉन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो हम के सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है? अब इसमें हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी असूल है। सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी असूल है। अमेरिका में जो इंतजामी इख्तियारात है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है
और जो लेजिस्लेशन का इख्तियार है उनकी कांग्रेस के पास है, जिसमें सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वो सिर्फ लेजिस्लेशन करते हैं। और उनकी सुप्रीम कोर्ट है कि जो उसकी तशरीह करती है, कि उनमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की हुई है, कि काम डिवाइड किया है कि ये काम इन्होंने करना है, ये काम इन्होंने करना और ये काम इन्होंने करना है। तो वहां सदर को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दिए जाते हैं। देखें, हमारे इस्लाम में जो खलीफा था मोस्ट पावरफुल शख्सियत होती। अमेरिकन निजाम को अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे खिलाफत के निजाम से ये मिलता जुलता लगेगा। इख्तियारात की अलहदगी या तकसीम का नजरिया बहुत अरसा कबल इब्तदाई शक्ल में अफलातून और अरस्तु, प्लेटो एंड अरिस्टोटल के दौर में मिलता है। 16वीं और 17वीं सदी में दो मुफक्किरीन कानून, जॉन बोदेन और जॉन लॉक ने इस असूल पर इज़हार ख्याल किया। लेकिन ये सेरा मॉन्टेगो के सर है कि उसने अपनी किताब रूहे कवानीन, जो 1748 में शाया हुई, में इख्तियारात की अलहदगी के असूल पर एक निजाम के तहत और साइंसी बुनियाद पर बहस की। जैन और जैन ने इस असूल पर रायजनी करते हुए इस ख्याल का इजहार किया। कानून की हुक्मरानी के असूल ने, देखें, कानून की हुक्मरानी के असूल ने अगर हिंदुस्तान में इंतजामी कानून को परवान ना चढ़ने दिया तो ये इख्तियारात की अलहदगी का असूल था, जिसने इंतजामी तर्ज अमल पर उसकी सोच पर गहरा असर डाला और अमेरिका में इंतजामी कानून पर असरअंदाज हुआ। रूल ऑफ लॉ ने इंतजामी कानून को पनपने में रुकावट डाली कि ऐसा इंतजामी कानून बनाया जाए, पार्लियामेंट बनाए, उसके तहत इख्तियारात दिए जाए, इंतजामी अफसरों को सवाबदीद दी जाए कि मौके पे मसले को सुने और अपने सवाबदीद को इस्तेमाल करते हुए मौके पे मसाइल हल करें, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बने और लोगों के मसाइल ज्यादा से ज्यादा हल हों। उनके लिए वही ड्यू प्रोसेस के लंबे लंबे जो तरीके हैं वो ना इख्तियार किए जाए। लेकिन रूल ऑफ लॉ ने इंतजामी कानून को तस्लीम नहीं किया, उसे सिर्फ कानून को इन्फोर्स करने की हद तक रखा। तो उसने कानून, इंतजामी कानून को पनपने नहीं दिया। इसी तरह जो सेपरेशन ऑफ पावर है अमेरिका में, इसने भी इंतजामी कानून को पनपने नहीं दिया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि सेपरेशन ऑफ पावर कहते किसे? व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? जमहूरी दौर में तीन इदारे ऐसे हैं कि जो अपने फराइज सरअंजाम देते हैं। अगरचे ये तीनों इदारे साथ साथ चलते हैं, तो अपने इख्तियारात के हवाले से ये अलग हैसियत रखते हैं। मुकन्नना कानून साजी के फराइज सरअंजाम देता है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव इंतजामिया को सरअंजाम देता है, अदलिया जुडिशरी के जरिए अदालती फराइज सरअंजाम देता है। अब ये जो तीन इदारे हैं, इन अमेरिका में इन तीन इदारों के दरमियान ज्यादा सेपरेशन ऑफ पावर हुई है, ज्यादा इनको आपस में एक दूसरे के मामलात में से अलग रखा गया है। हम आगे तफसील से देखते हैं कि किस तरह ज्यादा सेपरेशन ऑफ पावर। पूरी दुनिया के जो जमहूरी निजाम है वो चलते ही तीन असूल में है। बर्तानिया में इतना ज्यादा सेपरेट नहीं किया गया, लेकिन अमेरिका ने इनको बहुत ज्यादा सेपरेट किया। आगे देखते हैं, कानून और इख्तियारात की अलहदगी के असूल पर जोर देते हुए मुफक्किरीन का ख्याल है कि बेहतर जमहूरी निजाम और जमहूरियत की तरक्की में इस्लाही रियासत के मकसद के असूल के लिए जरूरी है कि ये तीनों इदारे कानून के मुताबिक अपने फराइज सरअंजाम दें और एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करें। इनके इख्तियारात अलग अलग मुतय्यन और मुकर्रर हों और वो इन इख्तियारात से तजावुज न करें। कि इसमें उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि जो सदर है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसको इंतजामी इख्तियारात हैं। बर्तानिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वजीर आजम के पास, पाकिस्तान का निजाम भी बर्तानिया से मिलता जुलता है कि हमारे मुल्क में भी वजीर आजम के पास ज्यादा से ज्यादा इंतजामी इख्तियारात हैं। लेकिन उनका सदर जो है वो अपनी काबीना बनाएगा। वो बेसिकली लेजिस्लेशन के मामलात में उसकी काबीना का कोई मेंबर ये नहीं होगा कि जैसे हमारे एमएनए भी है और साथ वो काबीना का मेंबर भी है, इंतजामी काम भी कर रहा है, उधर से वो लेजिस्लेटर भी है। तो ये इख्तियारात की कम तकसीम है। हालांकि तकसीम है, लेजिस्लेटर कानून साजी कर रही है, अदलिया तशरीह कर रही है, इंतजामिया अमल दरामद कर रही है। काबीना का मेंबर होना इंतजामी होता है। तो अमेरिका का जो काबीना है, सदर बनाता है अपनी काबीना, तो वो सिर्फ इंतजामी काम करती है, लेजिस्लेशन का काम नहीं करती। इसी तरह इख्तियारात की अलहदगी में सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार है। किसी भी मुल्क में अदालतों को जितना आजाद किया जाता है उतना उस मुल्क में नाइंसाफी कम होती है, तो उसको इख्तियारात दिए गए।
जिस पर जमहूरी हुकूमतों में अमल होता है। इख्तियारात की तकसीम अलहदगी का असूल मदरजा ज़ैल असूल वज़ा करता है, यह उसकी बुनियाद मदरजा ज़ैल असूलों पर है। एक ही शख्स को मुकन्नना अदलिया और इंतजामिया के फराइज नहीं सौंपे जाने चाहिए, इसलिए ये मिसाल पेश की जाती है कि मिनिस्टर पार्लियामान में नहीं बैठ सकते। देखें, जमहूरियत हम लाए हैं, वो क्या है? जमहूरियत लाने का मकसद यह है कि बादशाह के पास ये इख्तियारात सेंट्रलाइज पोजीशन में थे, हमने इनके इंस्टीट्यूशंस बना दिए। जब इंस्टीट्यूशन बना दिए तो इख्तियारात का सही इस्तेमाल हुआ तो लोगों को रिलीफ मिला। तो इसमें भी अगर मिनिस्टर पार्लियामान में नहीं बैठ सकते, ठीक है जी, एक इदारे को दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। एक इदारे को दूसरे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। किसी एक इदारे को ऐसे इख्तियारात रूबामल नहीं लाने चाहिए जो किसी दूसरे इदारे को अता किए गए हों। हमारे मुल्क में जैसे हुआ कि एक वक्त में हमारी अदलिया ने जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर हुकूमत के को पर जरा सी बात पर सो मोटो नोटिस लिए और सारे मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए, सारी हुकूमत सुबह वहां हाजिर हो। तो उसमें यह है कि इख्तियारात की तकसीम का मतलब यह है कि एक इदारा दूसरे इदारे पर ओवरलैप ना करे। पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन करना है तो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करे। सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना है तो वो तशरीह करे। इंतजामिया का काम उस पर अमल दरामद करना है तो वो अमल दरामद कराए। तो अब रूल ऑफ लॉ की जिद भी थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, तो सेपरेशन ऑफ पावर की जिद क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर में इतनी ज्यादा पावर सेपरेट की गई है कि इंतजामिया का काम सिर्फ कानून पर अमल दरामद करना है। जो इंतजामी मसाइल हैं उसके हवाले से कोई हौसला अफजाई नहीं की गई कि ट्रिब्यूनल बनाकर समरी प्रोसीजर बनाए जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। इंतजामी अफसरों को सवाबदीदी इख्तियारात दिए जाए, उसके तहत वो काम करें। क्योंकि इनकी फिलॉसफी यह है कि हर शोबे को जो हमने एक इख्तियार दिया उससे हट के कुछ नहीं देना। तो ये इंतजामी इख्तियार इंतजामी कानून के मामले में एक रुकावट थी कि जब मसाइल इतने ज्यादा बढ़ जाएं तो इंतजामी जो अफसरान हैं उनको इख्तियार देने चाहिए। मैं यहां एक कंफ्यूजन दूर कर दूं आपको कि जो इंतजामी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको इख्तियार जो इंतजामी काम करते हैं उन्हें इख्तियार दिए जाते हैं ताकि वो आवाम को वेलफेयर दिया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो प्राइवेट राइट्स हैं उसके हवाले से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आपको रिलीफ मिलना है सेक्शन 42 के तहत, तो आप सिविल कोर्ट में जाएंगे और जितने भी मामलात हैं उसके हवाले से रेलेवेंट स्टैट्यूट के मुताबिक जो जगह बनती है वहां जाएंगे। सिर्फ क्या है कि हुकूमत के इंतजामी मामलात के हवाले से लोगों को बरवक्त रिलीफ देने के लिए हम इंतजामिया को नीम अदालती इख्तियार भी दे देते हैं। हम इंतजामिया को डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दे देते हैं। हम इंतजामिया को इक्विटी के असूल के तहत पावर्स दे देते हैं और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि हम इसमें चेक भी रखते हैं। उस अफसर के पास इख्तियार अपना इस्तेमाल करने के लिए प्रिंसिपल्स मौजूद होते हैं। क्या वो उन असूलों के मुताबिक, उसका मकसद इंसाफ मुहैया करना होता है। हम ये रिस्क लेते हैं। देखें, एक इंतजामी अफसर है, अगर कोई कानून में हुक्म है, रूल्स में, तो वो उसको नॉन इलेक्टेड अथॉरिटी उसी वक्त तब्दील करके रिलीफ दे देगी अवाम को। अगर वही चीज पार्लियामेंट में करनी हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा। रूल्स बनाने का भी हम इख्तियार इंतजामिया को देते हैं। इंतजामी कानून में नियम अदालती इख्तियार भी देते हैं, ट्रिब्यूनल भी बनाते हैं, सवाबदीदी इख्तियार भी देते हैं। लेकिन अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी स्ट्रिक्ट थी कि इंतजामिया को सिर्फ इंतजामी काम कानून पे अमल दरामद करने का दिया जाए और ना दिया जाए। तो उसके लिए फिर अगर नहीं दिया गया तो फिर कोई जो भी खिलाफ वर्जी होगी अदालत में जाएगी। अदालत में एक ड्यू प्रोसेस का ट्रायल है, लंबा ट्रायल है, तो एक जहां इंतजामी ट्रिब्यूनल में उसे 3 महीने में रिलीफ मिल जाएगा, वहां 2 साल में मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं कि इख्तियारात की अलहदगी के असूल पर अमेरिका में अमल किया जाता है, लेकिन बरतानिया में ऐसा ना है। बरतानिया में बादशाह इंतजामी सरबराह है और उसके साथ साथ वो मुकन्नना का हिस्सा भी है। अमेरिका में जो इंतजामी शोबों से रिलेटेड आदमी है उसका मुकन्नना से कोई ताल्लुक उन्होंने नहीं रखा। यहां इन्होंने डुअल
वहां वो पार्लिमानी काम करेगा, जब इंतजामिया में बैठेगा तो इंतजामी काम करेगा। लेकिन अमेरिका की जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है उसके तहत वो उस शख्स को वो इख्तियार ही नहीं देते कि उधर जाकर पार्लिमानी काम करे और इधर जाकर इंतजामी काम करे। कि जो उनकी कैबिनेट का मेंबर है वो पार्लियामेंट का मेंबर तो होता ही नहीं है, उनकी कांग्रेस का मेंबर तो होता ही नहीं। मिनिस्टर इंतजामिया से ताल्लुक रखते हैं, कहां वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। लॉर्ड चांसलर, अदालत चांसलर एक वक्त में हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर है, वो इंतजामिया का मेंबर भी है और अदालती सीनियर तरीन मेंबर भी है। मतलब जुडिशरी से 3 इदारे हैं, लेजिस्लेटर का मेंबर भी है हाउस ऑफ लॉर्ड में, इंतजामिया का मेंबर भी है, और तीसरी चीज जो है एग्जीक्यूटिव होगी ना इंतजामिया, और तीसरी चीज है अदालत का मेंबर भी। एक वक्त में 3 जगहों पर उसने उन इदारों में 3 डिफरेंट रोल अदा करने। अमेरिका में ऐसा नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर में इस तरह नहीं है। ब्लैकस्टोन का ख्याल है कि मुकन्नना इंतजामिया और अदलिया के इख्तियार किसी एक शख्स को सौंप दिए जाए तो शख्सी आजादी खत्म होकर रह जाएगी। देखें अब बादशाही सोच क्या है कि हर इख्तियार मेरे पास आ जाए। अगर एक शख्स को आप ज्यादा इख्तियार देंगे तो आप देख लें मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ डिक्टेटर थे, जब वो हुकूमतों से हटे हैं तो उनके पास अरबों खरबों के वसाइल थे, बल्कि कई लोगों के तो हजार तो वो एक उनके जूते रखे हुए थे जो वो पहनते थे। मेडिसिन की राय है कि तमाम इख्तियारात का एक इरकाज एक ही शख्स में होने की वजह से, खा फर्द के हाथ में हो या अफराद के हाथों में हो, विरासतन मिले हो या इंतखाब के जरिए जुल्म और बर्बरियत का दौर कहलाता है। जुल्म और बर्बरियत का अभी जागिरदाराना निजाम हमारे मुल्क में है। ये क्या है कि एक फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में इख्तियार है, उसके पास आया, फैसला हुआ, अब उसने सही कर दिया या गलत कर दिया, कोई अदालत अपील नहीं है कि दोबारा उसको रिव्यू किया जा सके, देखा जा सके। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जुल्म है, जो मर्जी दे दे वो फैसला। बाद में वही लोग दूसरी जगहों पे मारे फिरते हैं, भागे फिरते हैं। लॉर्ड एक्टन कहता है कि ये इख्तियार बुराई की तरफ ले जाता है, हर मुकम्मल व कतई इख्तियार मुकम्मल व कतई बुराई की तरफ ले जाता है। एब्सोल्यूट पावर जो है वो एब्सोल्यूट करप्शन की तरफ लेकर जाती है। इसका मतलब ये नहीं है पावर आपने नहीं देनी, पावर आपने देनी है, लेकिन चेक का निजाम रखना है। अमेरिका सेपरेशन ऑफ पावर में इख्तियारात अलग किए गए हैं, लेकिन एक इदारे का दूसरे इदारे पे चेक रखा गया है। इख्तियारात की अलहदगी या तकसीम के असूल ने गहरे असरात मुरत्तब किए, खुसूसन इंतजामी कवानीन पर इसका गहरा असर पड़ा। ना सिर्फ अमरीकी बल्कि बरतानवी और दीगर ममालिक के मुफक्किरीन कानून ने भी इसे तस्लीम किया। इसकी वजह से इंतजामी कवानीन की नशोनुमा रुक गई और डेविस ने दुरुस्त कहा, कानून इंतजामी की राह में सबसे बड़ी इख्तियारात की अलहदगी का तसव्वुर है कि इंतजामी कानून में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इख्तियारात की अलहदगी, कि इतनी इख्तियारात की अलहदगी कर दी गई कि वो कहते हैं कि इंतजामिया को आवाम की सहूलत के लिए भी इंतजामी पावर्स नहीं देनी चाहिए। वो मामला जो है वो उसी सेपरेशन ऑफ पावर के तहत चलाने चाहिए। बरतानिया में अगर कानून की हुक्मरानी के नजरिए ने सियासत को झंझोड़ कर रख दिया तो अमेरिका में तस्सीम इख्तियारात के असूल ने बहुत हद तक मुतासिर किया। नंबर 1, इनकी चंद वजूहात थी। यही वजूहात एतराज की सूरत में सामने आई जिनकी तफसील दर्ज झैल है। मुकम्मल अलहदगी मुमकिन ना है क्योंकि मुकन्नना इंतजामिया और अदलिया के दरमियान बहरहाल एक ताल्लुक मौजूद होता है। उन्होंने अपने तौर पे वो सेपरेशन ऑफ पावर की है, लेकिन जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं किसी हद तक एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक बनता है। जब एक दूसरे पे चेक रखते हैं तो एक ताल्लुक क्रिएट हो ही जाता है। तारीखी एतबार से ये असूल गलत है। इंतजामी कवानीन की नशोनुमा की रुकावट का बायस है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो असूल है ये इंतजामी कानून की नशोनुमा वहां नहीं हो रही, कि ट्रिब्यूनल्स नहीं बन रहे, नीम अदालती ट्रिब्यूनल्स नहीं बन रहे, जवाबदेही इख्तियारात नहीं मिल रहे। विद चेक, ये चेक के जरिए इंतजामी कानून में दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात बामजबूरी इस्तेमाल करता है। फलाही रियासत का असूल नामुमकिन है। तकसीम इख्तियारात का असूल सानवी और गैर जरूरी इख्तियारात की हद तक काबिल कबूल ना है।
फौरी और अशद जरूरत में ये असूल कानून साजी में रुकावट का बाइस है। तकसीम इख्तियारात का असूल बहुत हद तक मुनासिब ही सही, तमाम मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद ना तो मुमकिन है ना इससे बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। अलबत्ता ये भी जरूरी है कि तीनों इदारों को अपने इख्तियार के अंदर रखा जाए और जरूरी और गैर जरूरी फराइज और इख्तियारात का तयन किया जाए। हर इदारे को बगैर इस्तेहकाक और वजह के दूसरे इदारे के मामले में मुदाखलत से रोका जाए। तो इदारे इख्तियारात की तकसीम में इसमें तारीफ करते हैं कि अदलिया को मुकम्मल आजादी होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर अदलिया के हवाले से बेहतर है, इंतजामी कानून के हवाले से बेहतर नहीं है। अदलिया की आजादी हर हाल में जरूरी है ताकि बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ किया जा सके। आजादी का तस्वुर उस वक्त तक मुमकिन ना है जब तक अदालती इख्तियार को मुकन्ना और इंतजामिया से अलग ना किया जाए। अदालत आलिया तीनों इदारों में निस्बतन ज्यादा कमजोर है, ताकत के सामने ये बेबस है और माशरे की दौलत और ताकत के बारे में कोई फैसला सादर नहीं कर सकती। इंतजामिया का इख्तियार जो है अदलिया पर नहीं होना चाहिए। तकसीम इख्तियारात का असूल इस हद तक और इस सूरत में नाकाबिल कबूल है कि इंतजामी कवानीन की अहमियत और जरूरत को नजरअंदाज किया जाता है। अगरचे ये एक बेहतर असूल है, ताहम हालात का तकाजा ये है कि इसके दरमियान मुकम्मल और कतई जुदाई मुमकिन ना है। बुनियादी किस्म के इख्तियारात की हद तक तो ये नजरिया काबिल कबूल है, ताहम सानवी किस्म के इख्तियारात या फराइज की नौइयत मुख्तलिफ है और यहाँ इस असूल पर अमल करना मुमकिन ना है कि इसमें डॉक्ट्राइन जो है सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्राइन है उसके तहत वो इंतजामिया का एक रोल मुतय्यन कर रहे हैं, उसके अलावा उसको आवाम की वेलफेयर के लिए किसी किस्म का इख्तियार देने के वो पाबंद नहीं। लेकिन इंतजामी कानून जो है वो वक्त की जरूरत है, उसके तहत उसका पनपना जरूरी है कि वो अगर पनपेगा तो उसके नुकसानात भी हैं, फायदे भी हैं, लेकिन आवाम के मसाइल हल करने के लिए मजबूरी है कि नॉन इलेक्टेड लोगों को इख्तियार देना पड़ता है। इंतजामी कानून किस लिए देना पड़ता है? इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि हर मामले में पार्लियामेंट लेजिस्लेशन तो नहीं कर सकती। अदलिया जो है वो अगर हर मामले को एक मुकम्मल ट्रायल के तौर पर ले, छोटी सी छोटी बात को, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो लोगों को अगर बर वक्त इंसाफ नहीं मिलेगा या डिनायल ऑफ राइट होगा तो वहां पर ये नुकसान होगा, अवाम में बेचैनी पैदा होगी कि एक अफसर जैसे डीएमजी के अफसरान के बारे में कहा जाता है कि प्रमोटी अफसर है, उसके पास कोई मैटर आ जाए तो वो लेटर पर लेटर मंगवाता रहेगा, पूरी फाइल इतनी बड़ी कर लेगा, वो फैसला नहीं कर पाएगा अगर उसने 2 करोड़ की सैंक्शन देनी है। तो जो इंतजामी इख्तियार वाला अफसर है वो एक सफे पर वो 2 करोड़ की सैंक्शन देगा ताकि वो काम पर वक्त हो सके। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जो डीएमजी के अफसरान होते हैं उनमें डिसीजन पावर होती है, इंतजामी कानून के तहत होती है कि वो फौरन वक्त और हालात का अंदाजा लगा के मामलात को देख के जो उन्हें सवाबीद दी होती है उस पर फौरन उस पर फैसला करते हैं, सवाबीद के मुताबिक फौरन फैसला करते हैं। अगर वो गलत फैसला करते हैं तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है वो रिट में चैलेंज हो सकता है और मुख्तलिफ सूरतों में उसके ऊपर एक चेक रखा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राइट ए डिटेल नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन फाइनेंस। फ्रांस में इंतजामी कानून पर तफसीली नोट लिखे कि इंतजामी कानून जो है वो फ्रांस में उसने बड़ी तरक्की इख्तियार की है। फ्रांस में क्या है? फ्रांस में इंतजामी कानून का निजाम बहुत पुराना है, ताहम नेपोलियन के अहद में इस पर बाकायदा अमल किया गया। इस निजाम की वजाहत इस तरह की जा सकती है कि ये असूलों का ऐसा मजमुआ है जो इंतजामी इदारों की तंजीम मैंने आपको पहले बताई कि इंतजामी इदारों कैसे होती है। कमिश्नर, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इसी तरह सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, और फराइज का तयन करता है और उसका फराइज रूल्स बना के फराइज का तयन करता है और इन इदारों के रियासती शहरियों से ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करता है
कि इन्होंने आवाम को सर्विस देनी होती है, पब्लिक सर्वेंट होते हैं कि जो कवानीन बने उसके तहत आवाम को इन्होंने सर्विस देनी होती है, तो इनकी आवाम की वेलफेयर में इनको इख्तियारात दिए जाते हैं। ये एक अलग बात है कि ये इख्तियारात का जो इस्तेमाल जिस किस्म का होता है, प्रैक्टिस में जो बातें आती हैं कि वो इख्तियारात अगर इंसाफ के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो वो हुकूमत इंतहाई कामयाब है, अगर इंसाफ के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो वो नाकाम है। देखिए एमएनएस जो मिनिस्टर्स हैं, जो लोग आप इलेक्ट करते हैं, उनका काम कानून बनाना, पब्लिक पॉलिसी बनाना है, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना इन ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है। तो इन ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो इंतजामी इख्तियार दिए जाते हैं। तो हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, कि अगर वो कहीं देखती है कि इंतजामिया ये काम सही नहीं कर रही, कहीं देखती है कि सुप्रीम कोर्ट काम ये सही नहीं कर रही, तो वो मजीद वो कवानीन वापस लेके अच्छे कवानीन बना सकते हैं। अगर देखते हैं कि अदालती निजाम में प्रोसीजर बहुत लंबा है, 1858 का सीआरपीसी है, 1908 की सीपीसी है, तो उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर सकती है पार्लियामेंट, तो वो इदारे उसके मुताबिक डिलीवर करने के पाबंद होंगे। अगर उस मामलों की कॉम्प्लिकेशन से इंतजामी अफसरान फायदा ले रहे हैं तो उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए पार्लियामेंट की कमेटियां होती हैं कि उन कवानीन को रिव्यू करें, वक्त और हालात के मुताबिक वो कवानीन बनाएं चैलेंजेस से निपटने के लिए। इंतजामिया को भी पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को, हर इदारे को कंट्रोल कर सकती है पार्लियामेंट। इस निजाम के तहत दोनों सूरतों में मुख्तलिफ कवानीन और अदालतें हैं। दीवानी मामला जो फर्द और फर्द के दरमियान होंगे तो तायुन आम कानून के तहत, अगर दीवानी मामला होगा तो वो सिविल कोर्ट में ही जाएगा, उसके लिए कोई समरी प्रोसीजर नहीं है, वही सीपीसी का तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। अगर क्रिमिनल मसला है तो वही सीआरपीसी का मसला इख्तियार किया जाएगा। इन इदारों के रियासती शहरियों से ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कानून जो है वो रियासत के नुमाइंदे हैं, ये ऑफिसर इंतजामिया, उनके और शहरियों के जो ताल्लुकात है उनकी हद तक है इंतजामी कानून, उसको रेगुलेट करता है। जबकि इंतजामी मामला का तस्फिया और इख्तिलाफात माबैन फर्द और इंतजामिया का तायुन तस्फिया इंतजामी अदालतें करती हैं। दोनों अदालतें एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ और आजाद हैं। दोनों अदालतें, जो इंतजामी अदालतें और दूसरी अदालतें हैं, वो मुख्तलिफ हैं। समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने जो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी को ट्रेनिंग्स दी थी, जो ब्यूरोक्रेसी उन्होंने की थी, आईसीएस अफसर थे, उनको कॉलोनियलिज्म के तहत ट्रेनिंग दी थी कि आपने लोगों को महकूम कैसे रखना है, शहर से बाहर अपने ऑफिसेज बनाने हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज बनाने हैं, आम आदमी से नहीं मिलना है, खाना बनाना है तो उसकी बड़ी जनाब ब्लैक कलर का जनाब बहुत बड़ा गेट बनाना है, थानेदार के लिए बस्ट है जी, वो इतनी बड़ी बड़ी मूंछें रखेगा, कि ताकि लोग हमारे खौफ में रहें। बाहर से आए हुए थे अंग्रेज, उन्होंने जो वो कवानीन बनाए, जो आईसीएस अफसर्स की ट्रेनिंग की, उनको जिस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती थी वो वाकई अफसरशाही थी। लेकिन बदकिस्मती ये होगी कि पाकिस्तान बनने के बाद वही अफसरशाही ने इस मुल्क का निजाम संभाला और हमारी हुकूमतों ने कोई रिफॉर्म्स नहीं की कि उस अफसरशाही को जो हुक्मरानी करती थी उसको पब्लिक सर्विस पर मजबूर किया जाए। इस इंतजामी कानून के जरिए ही उन्हें पब्लिक सर्विस पर मजबूर किया जा सकता है। अब भी हालात कुछ चेंज हैं कि अंग्रेज के दौर में जो ये अपने इख्तियार इस्तेमाल करते थे वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते थे। अब जो इंतजामी अफसर इख्तियार इस्तेमाल करेगा तो रिट के जरिए चैलेंज हो सकता है, उससे पूछा जा सकता है। अगर कोई रूल्स बनाते हैं तो वो एक्ट से मुताबिक में उससे पूछा जा सकता है, किसी हद तक हालात चेंज हैं, लेकिन इसमें रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है कि हुकूमत तो यही लोग चलाते हैं, पॉलिसी के मुताबिक इंप्लीमेंट इन्होंने करना है। अगर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो इनके हवाले से इंतजामी कवानीन पर बड़ा रिसर्च वर्क होना चाहिए और अगर इसे सही तरीके से इससे अमल दरामद कराया जाए तो अवाम को बहुत फायदा इससे मिल सकता है। अंग्रेज ने तो ये पटवारी का निजाम बनाया था, डिनाइल ऑफ राइट, आप चले जाए वो आपका काम
अंग्रेज ने ये मुहर्रर का निजाम बनाया था, अंग्रेज ने ये क्लर्क का निजाम बनाया था कि लोग इनके पास जाते थे, इनके पास मसले हल नहीं होते थे। वो समझते थे लॉर्ड साहब जो हैं, बड़े अफसर हैं, वो तो पता नहीं क्या चीज होगी। मामला को इतना पेचीदा रखा गया था, तो जो काम उन्होंने किए थे मामला की पेचीदगी उनको आसान बनाना हमारी पार्लियामेंट का काम है। अब हम ये देखते हैं, वाज़ेह है कि इस निजाम के तहत असूल फ्रांसीसी पार्लियामेंट के वज़ा करदा नहीं है। देखें, बरतानिया के जो असूल थे वो बरतानिया की पार्लियामेंट के वज़ा करदा नहीं थे, उनके अदालतों ने फैसला किया था, हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया था। जो हम फ्रांस में देखेंगे, फ्रांस में जो इंतजामी कवानीन हैं वो उनकी पार्लियामेंट के वज़ा करदा नहीं है, बल्कि उनकी अदालतों के फैसला जात है, जिसकी वजह से उनका अदालती निजाम इंप्रूव हुआ है। बल्कि इसकी बुनियाद वो फैसला जात है जो इंतजामी अदालतों ने सादिर किए हैं, कि इंतजामी अदालतों ने जो फैसले सादिर किए हैं फ्रांस में, उससे उनके इंतजामी निजाम को उन्होंने बेहतर किया, तो उसने बेहतरीन डिलीवरी की है। दुनिया में ये एग्जांपल है। अब हमारे मुल्क में इंतजामी कवानीन की जो डिस्क्रिशन मिली है उसका गलत इस्तेमाल है। आप हॉस्पिटल चले जाएं, उन्हें डिस्क्रिशन मिली हुई है, वहां आपको वो जनाब दवाई नहीं देंगे, डॉक्टर्स आपको सही तरह ट्रीट नहीं करेगा। स्कूल चले जाएं तो आपको तालीम नहीं मिलेगी, आप थाने चले जाएं एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो ये डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल है। तो ऐसी रिफॉर्म्स हो, इस तरह के मामलात हो कि अगर डिनायल ऑफ राइट हो, अदालतें फौरी रिलीफ दें तो ये लोग मजबूर हो जाएं, इनके इख्तियारात कर्टेल हो जाएं। इस निजाम में 3 किस्म के असूल शामिल हैं जो कि फ्रांस की अदालतों ने किया। नंबर 1, ऐसे असूल जिनका ताल्लुक हुक्काम और सरकारी अफसरान से है, अज़ किस्म तकर्री, बर्खास्तगी, हैसियत, तनख्वाह और फराइज। नंबर 2, ऐसे असूल जिनका ताल्लुक शहरियों से है, कि इंतजामी कानून में उन्होंने उन अफसरों के मुतालिक इन मामलात पर बेहतरीन फैसले दिए जिससे उनका इंतजामी निजाम दुरुस्त हुआ। तकर्री, बर्खास्तगी, हैसियत, तनख्वाह, फराइज, कि किन सूरत में एक अफसर को बर्खास्त होना चाहिए, तकर्री होनी चाहिए, हैसियत होनी चाहिए, तनख्वाह होनी चाहिए और उनके फराइज होने चाहिए। ऐसे असूल जिनका ताल्लुक शहरियों की जरूरियात पूरी करने के लिए खदमात आमा, पब्लिक सर्विस को अमली सूरत देने से है, ऐसी खदमात को अमली सूरत सरकारी मुलाजमीन देते हैं। जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनका काम है सर्विस देना, उनके ज़ेरे निगरानी हो सकती है, निजी एजेंसियां उनकी हिदायत दे सकती हैं। तीसरा असूल, ऐसे असूल जिनका ताल्लुक इंतजामी मामलात में तस्फिये से है, कि अगर एक शहरी अपना हक लेने हॉस्पिटल गया, उसको उसका हक नहीं मिल रहा, एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, तो वो अगर अदालत में जाएगा तो 2 साल में सॉल्व होगा। अगर इंतजामी अदालत होगी तो वो 2 महीने में सॉल्व होगा। वो समरी प्रोसीजर इख्तियार करके सवाबदीद के तहत उस पर फैसले देगी। तो ऐसे असूल जिनका ताल्लुक इंतजामी मामलात में तस्फिये से है, अगर इंतजामी मामलात में किसी निजी शख्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो इंतजामी अदालतों से रुजू कर सकता है। हमारे मुल्क में भी इंतजामी अदालतें मौजूद हैं सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल, सूबों के सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं, लेबर कोर्ट्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंतजामी ट्रिब्यूनल। जितने ट्रिब्यूनल्स हैं वो इंतजामी अदालतें हैं। उन्होंने सीपीसी के मुताबिक प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करना, उनको सवाबदीदी इख्तियार है कि वो हकायक और सच तक पहुंचने के लिए अगर कानून बना के मजबूर कर दिया गया कि इस लेवल तक प्रोसीजर अडॉप्ट करो, वो करेंगे। अगर नहीं किया गया तो उनकी सवाबदीद बना दी गई है कि वो इंसाफ तक कहां जा सकते हैं, चाहे तो एविडेंस ले लें चाहे ना लें। फ्रांस का इंतजामी कानूनी निजाम इसके कानूनी निजाम का एक मुकम्मल और बाकायदा हिस्सा है और इसका मकसद आम शहरियों को हुकूमत और दीगर इंतजामी इदारों की ज्यादती से महफूज रखना और उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कि इंतजामी अदालतें इसलिए बनाई गई कि अगर आप थाने जाते हैं एफआईआर दर्ज नहीं होती। देखिए पिछले दिनों क्या हुआ कि ये एक इंतजामी अदालत है, जस्टिस पीस ऑफ जस्टिस जो है, पीस ऑफ जस्टिस जो है की अदालत 22A जहां सुनी जाती है वो इंतजामी तौर पे सुनी जाती है, जस्टिस ऑफ पीस की अदालत। उसको खत्म कर दिया गया था कि आप डायरेक्ट जो है वो
मामले को एसपी सुनेगा और फिर आपको हाई कोर्ट जाना होगा, तो उसमें इंसाफ जो है वो जल्दी मिलने की तवक्को नहीं थी। ये इंतजामी अदालतें इसलिए बनाई गई ताकि जल्दी इंसाफ मिल सके कि जो 22A के तहत आप दरखास्त देते हैं उस पर जो सेशन जज है वो जस्टिस ऑफ पीस की हैसियत से काम करके इंतजामी हुक्म देता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या एफआईआर दर्ज की जाए। तो इन इदारों में जहां डिनाइल ऑफ राइट होता है वहां पर अच्छी इंतजामी अदालतें बनाई जाएं ताकि लोग फौरन वहां जाएं और रिलीफ मिलेगी, पब्लिक को सर्विस मिलेगी। लेकिन ये काम अदालतों का है, उसको समरी बनाकर इंतजामिया को दे दिया गया। ये है इंतजामी लॉ कि उनका वो हक नहीं बनता, लेकिन हम उन्हें देते हैं फॉर द पब्लिक सर्विस। कुछ भी हो, कानून आमा के बरक्स इस निजाम की बदौलत फ्रांस में रियासती जिम्मेदारी का एक मुकम्मल निजाम तश्कील पा चुका है। अगर इस निजाम पर दुरुस्त अंदाज में अमल ना हो तो शायद ये तनकीद का निशाना ना बनता, लेकिन अमली तौर पर इस निजाम ने बेहतर हालात पैदा किए हैं। इस निजाम के तहत रियासत को अपने अफाल का जिम्मेदार करार दिया गया है, हतमी जिम्मेदारी के असूल को अपनाया गया है। इस असूल के तहत रियासत अमली तौर पर अपने हर उस फेल की जिम्मेदार है जो कार्य मनसबी में सर अंजाम दिया गया है जिससे किसी को नुकसान पहुंचा हो। इस निजाम पर फ्रांस में इंतहाई खूबी से अमल दरामद हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा, हमने डॉक्ट्राइन्स देखी। सबसे पहले हमने रूल ऑफ लॉ देखा और रूल ऑफ लॉ का और इंतजामी कानून का हमने आपस में रिलेशन देखा। दूसरे क्वेश्चन में हमने सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्राइन है उसका और इंतजामी कानून का ताल्लुक देखा। और तीसरे में हमने फ्रांस में इंतजामी लॉ जो है वहां की अदालतों ने ऐसे असूल वज़ा किए जिससे इंतजामी लॉ ग्रो किया। अदालतें भी असूल वज़ा करती हैं जिससे मुल्क में बड़ी तरक्की होती है। अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके आर्टिकल बहुत कम है, असूल वज़ा हुए हैं उनमें। उन्हीं असूल के तहत जितने नए मसाइल आए उन्होंने उनको हल किया, फेडरेशन को मजबूत किया। अमेरिका 52 रियासतों का मजमूआ है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं अलग-अलग। तो अदालतें भी इसमें रोल अदा कर सकती हैं। तो इसमें जो जरूरी बात है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का अगर दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो आवाम को बहुत फायदा दिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।